नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वापस हो चुके कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन संसद में बताएं कि वो प्रायश्चित कैसे करेंगे। और वहीं राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, जब पीएम ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताया कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे। शहीद किसानों को मुआवजा कितना और कब मिलेगा। सत्याग्रह के खिलाफ झूठे केस वापस कब होंगे। एमएसपी पर कानून कब बनेगा और इसके बिना माफी अधूरी है। और वहीं आपको बता दें कि किसान संगठन और विपक्ष लगातार सरकार से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार वालों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहा है। लेकिन 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। और वहीं सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर किसान पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और संसद ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी पास कर दिया। और उसके बाद से ही किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें भी की जा रही। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत से गाजीपुर पर बातचीत की गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन में अब मजबूत होगा और हमारा नारा है कि एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई किसान कहीं नहीं जा रहा है। आंदोलन में अब भीड़ बढ़ने लगी है और अपने अपने बॉर्डर मजबूत किए जा रहे हैं। और इस किसान नेता ने कहा कि कल और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आंदोलन आगे कैसे चलेगा। और उन्होंने कहा कि सरकार को यह लग रहा है कि आंदोलन समाप्त हो रहा है, लेकिन आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जिसकी बात कही जा रही थी कि पंजाब के लोग जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। किसान नेता ने कहा कि सरकार को टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल का आंदोलन ये समाप्त हो गया, कई किसानों ने अपनी फसल भी नहीं काटी, इसका इतनी जल्दी हिसाब कैसे हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि अभी तो असली लड़ाई आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार करने की और किसान नए नारे के साथ चल रहे हैं और किसानों की शहादत हुई है, सरकार उसका आंकड़ा हमसे पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की शहादत का आंकड़ा अपने अपने थानों में जाकर पता करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से घाटा है तो सरकार उसका लाभ और हानि भी बताए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने जितना दुख बीजेपी की सरकार में झेला है, उतना दुख जनता ने किसी और सरकार में नहीं देखा है। और अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह झांसी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के दौरान लोगों की मदद सरकार ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को बैंक की लाइन में लगवाकर परेशान किया, लेकिन अब बुंदेलखंड की जनता लाइन में लगकर बीजेपी को खदेड़ देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मतदान के लिए लाइन में लगने वाली जनता बीजेपी को शून्य कर देगी। और सपा प्रमुख ने कहा कि लोग अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया है और बीजेपी ने किसानों को जीप से कुचल दिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की सरकार किसानों को जीप से कुचलने वालों को बचाने का काम भी कर रही है। और उन्होंने कहा कि जैसे
जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ा, वैसे ही वो बीजेपी को खदेड़ देगी। और सपा प्रमुख ने कहा कि लखनऊ में सम्मेलन आयोजित कर लोगों को उद्योगों के सपने दिखाए गए, लेकिन बीजेपी को बताने चाहिए कि वो उद्योग कहां लगे। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी की जनता को मिसाइल के सपने दिखा रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में युवाओं को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और फ्री डाटा देने का वादा किया था, लेकिन किसी को मिला क्या? उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव आने वाले हैं तो मुख्यमंत्री युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की बात करें। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए युवाओं को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन और डाटा दिया होता तो लॉकडाउन में इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया के विचारों पर आगे बढ़ रही है। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी की जनता बीजेपी का भी सफाया करेगी। कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी और भारत में दोनों ओमिक्रॉन के केस कर्नाटक में सामने आए, लेकिन अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन की आहट सुनाई देने लगी है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में विदेश से आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सभी लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया और देश में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। और वहीं चिंता की बात यह है कि जिस डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान ली थी, यह वायरस उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि भारत में 2 ओमिक्रॉन के केस कर्नाटक में सामने आए और दोनों संक्रमित पुरुष हैं, जिनकी उम्र 66 साल और 46 साल बताई गई है। और दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर अशोक सैथ ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया और इसमें बहुत सारे म्यूटेशन है और जब वायरस अपनी शक्ल बदलता है तो शायद वो और खतरनाक बन जाए और लोगों को कोविड के सभी नियमों का पालन करना होगा और हमारा देश इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पाबंदियों का नया दौर भी शुरू हो गया है और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और दिल्ली में मेट्रो जैसे सार्वजनिक जगहों पर टीके की दोनों डोज नहीं लगी होने पर यात्रा में पाबंदी की तैयारी है और दिल्ली सरकार इस बारे में प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कड़ाई से करना होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है और उनके इस ट्वीट पर यूपी में कड़ी प्रतिक्रियाएं भी हुई और मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि यह चुनाव नहीं, आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का काम भी चल रहा है और अब हमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, वहीं राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी का बड़ा राजनीतिक परिवर्तन मान रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया और उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी अब किसे मुद्दा बनाएगी और वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने उन कयासों पर विराम भी लगा दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के समय फैली अव्यवस्था और किसान आंदोलन ने प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया और इससे निपटने के लिए बीजेपी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इस वजह से उसने तीनों कृषि कानूनों को ही वापस लेने का फैसला किया और इसके बाद भी जमीन पर बीजेपी के पक्ष में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने बीजेपी की चिंता और भी बढ़ा दी थी और इसके बाद उसने एक बार फिर मंदिर का रुख किया है और बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जाति को हथियार बनाया था और उनसे गैर यादव और गैर जाटव जाति को जमकर टिकट दिए थे और इसका फायदा भी हुआ था।
और इस बार के चुनाव में यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां सपा और बसपा भी इस फॉर्मूले पर बढ़ती दिखाई दे रही और इससे बीजेपी को अपना खेल बिगड़ता दिखा। इसके बाद उसने एक बार फिर मंदिर का रास्ता चुना है और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर का मुद्दा उछाल दिया है। और वहीं मंत्रियों के आवास के पास तो मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो दल खुद चुनावी मैदान में अपनी जमीन वापस जुटाने की कवायद में जद्दोजहद कर रहा है, अगर उसके कार्यालय पर मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हो तो ताज्जुब लगता है। लेकिन राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 का किला फतह करने के लिए लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार पर हमलावर है उनमें से एक है रोजगार, और बात चाहे शिक्षक भर्ती की हो या रेलवे से जुड़ी भर्तियां, वो कभी अपने भाषण तो कभी ट्वीट से निशाना साधती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से तमाम बेरोजगार कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और लगातार 6 दिन से ये लोग रोजगार की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन प्रियंका गांधी यहां आए और उनकी फरियाद सुन राजस्थान में उनकी समस्या का समाधान कराए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब वहां के लोगों की मांग उनके अपने प्रदेश में पूरी नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश पहुंच गए और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले पिछले 6 दिन से सैकड़ों युवा धरना प्रदर्शन कर रहे और इनमें तमाम महिलाएं तो अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी। और धरने पर बैठे उपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर उनकी मांगें पूरी होगी और रोजगार का वादा भी किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वादे पूरे नहीं हुए और इसे लेकर दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया। और इसी साल 18 जुलाई को लखनऊ में प्रियंका गांधी से मिले तो समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन भी मिला था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। और राजस्थान से आई कमला ने बताया कि वो नर्सिंग भर्ती की मांग के लिए आई है। कमल ने कहा कि प्रियंका कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो हम भी लड़की हैं। धरने में बैठे सतीश ने बताया कि उनकी 2012 की शिक्षक भर्ती है, तब भी कांग्रेस थी और अब भी कांग्रेस है। और राजस्थान से आई विनोद कुमारी ने बताया कि राजस्थान में तमाम मंत्री और विधायकों से मिले, जब सुनवाई नहीं हुई तो यहां पर आए। और वहीं विनोद कुमारी ने कहा कि आज यहां बैठे हैं तो उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। और वहीं ईटा में गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में भीषण आग लग गई, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। और वहीं बताया जा रहा है कि अवैध रिफिलिंग के चलते हादसा हुआ। और वहीं क्षेत्र में मौजूद लोगों ने बताया कि शहर भर में जोरों पर अवैध गैस का कारोबार चल रहा है, पर अभी तक पूर्ति विभाग ने अवैध कारोबार के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। अच्छा, किसकी दुकान है ये तो नाम तो हमें भी नहीं मालूम। हाँ। लास्ट वाली दुकान है वो ये। लास्ट वाली दुकान में तो गैस रिफिलिंग होती थी सर इसमें? हाँ सब लगी कैसे आग सर? ये रिफिलिंग कर रहा था, एक सिलेंडर पड़ गया था गाड़ी में, दूसरा सिलेंडर डाला और वैसे ही इसने मतलब बंद हो गया अंदर जाना, फिर इसने दोबारा लगाया, वैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ। कारण क्या रहा उसका लगने का?